अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से आज हम बात करेंगे कुछ आगे के एमसीक्यूज के बारे में जो कि पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि राम एंड मोहन दो पार्टनर हैं। राम एंड मोहन दोनों का ही जो पर्सनल विड्रॉल है रेस्पेक्टिवली वो है 6,000 रुपीज़। ये 6,000 का ड्रॉइंग करता है बिजनेस से और मोहन करता है 4,000 का। इसके बाद क्या होता है कि इंटरेस्ट जो चार्जेबल है वो 6% है पर एनम ऑन ड्राइंग की। इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपको फाइंड आउट करना है फॉर राम और फॉर मोहन। तो सबसे पहली बात है कि जो विड्रॉइंग हुआ है उसके बारे में कोई डेट नहीं दी गई कि इस विड्रॉल को इन द बिगनिंग किया गया है, बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर किया गया है। अगर कोई डेट गिवन होती तो हम उतने ही दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते जितने दिन के लिए उन्होंने इसको विड्रॉल किया है। लेकिन अगर कोई डेट गिवन नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पे एवरेज पीरियड अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 पर हम 6% जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे वो एवरेज पीरियड के लिए करेंगे। एवरेज पीरियड का मतलब होता है 6/12। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 180 रुपीज। और इसी तरीके से आप 4,000 पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। 4,000 6/100 एवरेज पीरियड 6/12 यहाँ पर भी लगेगा 2 3 120। तो इसका मतलब 180 राम और 120 मोहन, इसका पार्ट ए राइट होगा। इसी तरीके से अगर हम 32 की बात करें कि मोहन ड्रॉ 10,000 रुपीज पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, कि मोहन जो है 10,000 रुपए निकालता है हर महीने और वो भी आखिरी दिन एवरी मंथ। 32 नंबर में अगर हम देखते हैं कि मोहन यहाँ पे 10,000 रुपीज हर महीने निकालता है, वो भी लास्ट डे ऑफ द मंथ इस पर्सनल यूज के लिए। अगर इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा मोहन के ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पर मंथ अगर वो 10,000 निकालता है तो पूरे साल में निकालेगा वो 12 टाइम्स, इसका मतलब 1,20,000। इसके बाद जो रेट है पर एनम, जो इंटरेस्ट का रेट है ऑन ड्राइंग वो है 5%। अब बात आती है कि सर कितना एवरेज पीरियड यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे एक रूल है, जब आपने रेगुलर क्लासेस की होंगी तो उसको समझा होगा कि जो विड्रॉल हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो मतलब आप ये देखिए कि जब पहला विड्रॉल हुआ था तो कितने महीने बाकी बचते हैं आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द मंथ है तो पहले मंथ के आखिर में निकालेगा तो आगे जो मंथ बैलेंस बचेंगे वो बचेंगे 11। उसके बाद जो आखिरी विड्रॉल होगा वो आखिरी मंथ के लास्ट डे में होगा, तो आखिरी विड्रॉल के बाद कितने महीने बचते हैं? 0। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई कर दीजिए 2, तो ये आ गया 5.5। इसका मतलब एवरेज पीरियड यहाँ पे अप्लाई होगा 5.5/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेशंस आएगी यहाँ पर इस तरह से 100 500 इंटू 5.5 500 इंटू 5.5 तो 2750। इसका आंसर होगा बी। 33 नंबर एमसीक्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। इसमें बोला गया है कि मोहन जो है ना 5,000 रुपए हर महीने निकालता है, वो भी हर महीने के मिड में, मतलब 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अब वो पर्सनल यूज के तौर पे अगर देखा जाए तो पूरे साल भर में निकालता है 60,000। तो अब ये बताइएगा कि जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने मंथ के लिए होगा? 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ या 6.5 मंथ? तो यहां पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि ये मिड ऑफ द एवरी मंथ निकालता है। तो जब ये पहला विड्रॉल करेगा तो पहला विड्रॉल करने के बाद कितने महीने आउट ऑफ 12 मंथ बचते हैं? क्योंकि पहले महीने के मिड में निकालेगा तो हाफ मंथ तो खत्म हो गया, तो हाफ मंथ बचा हुआ है और आगे के 11 महीने बचे हुए हैं, तो 11.5 मंथ बचते हैं। और आखिरी विड्रॉल जब ये करेगा आखिरी महीने के मिड में करेगा तो उस हिसाब से कितना टाइम बचता है? उस हिसाब से बचता है 0.5 मंथ, मतलब हाफ मंथ। और इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 6। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, 6 मंथ। 34 एमसीक्यू भी थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। यहां पर बताया गया है कि इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ईच मंथ फॉर ए पर्सनल यूज, कि अगर कोई पार्टनर हर महीने इक्वल अमाउंट हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो उसको जो इंटरेस्ट उस पर जो चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितने मंथ के लिए होगा? तो इसका सीधा सा रूल है कि जब वो पैसा पहली बार निकालेगा तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालेगा, पहले महीने की स्टार्टिंग में निकालेगा। तो पहले विड्रॉल के बाद कितने महीने बैलेंस बचते हैं आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि वो डे 1 ही निकाल लेगा पहले महीने में, तो पूरे 12 महीने बचते हैं।
और जब लास्ट मंथ का नंबर आएगा जिस दिन वो विड्रॉल करेगा, तो उस महीने की जब बिगिनिंग में निकालेगा तो कितना टाइम बचेगा लास्ट विड्रॉल के बाद? पूरा 1 महीना बचेगा, क्योंकि लास्ट मंथ की शुरू में निकालेगा तो पूरा मंथ यहाँ पे बैलेंस बचता है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम एवरेज पीरियड निकालने के लिए दोनों को। फर्स्ट मतलब टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल एंड टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल, इन दोनों को हम प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो आंसर आ गया 6.5। तो यहाँ पे हमारा 34 के लिए आंसर होगा डी, 6.5 मंथ। इसी तरीके से अगर हम 35 की बात करें तो 35 में दिया गया है कि पार्टनर ड्रॉइंग्स अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ईदर ए और बी, और ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पहली बात तो ये है कि जो पार्टनर्स का जो ड्राइंग है वो हमेशा फर्म पार्टनर से उसको रिकवर करती है, और जो भी अमाउंट पार्टनर से रिकवर किया जाता है हमेशा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, तो हमेशा वो उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो उस केस में जो ड्राइंग का पैसा है फर्म पार्टनर से उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखकर उसको रिकवर करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में इसके आने का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरीके से करंट अकाउंट के क्रेडिट में भी नहीं आ सकता। और ऑब्वियसली जब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ईदर ए और बी, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन डी पॉइंट इसका सही है, बाय ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल। अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर फिक्स्ड है तो ये ड्राइंग का अमाउंट करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। 36 में बोला गया है कि भाई प्रोडक्ट मेथड किस लिए यूज किया जाता है। इस प्रोडक्ट मेथड के द्वारा हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रोडक्ट मेथड हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे ना तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होती है, ना ही हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं किया जाता है इस मेथड के द्वारा। तो आपको याद रखना है प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, ये हम दोनों यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो आंसर होगा सी। 37 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इज ए लॉस ऑफ द फर्म, गेन ऑफ द फर्म, गेन प्रॉफिट ऑफ टू पार्टनर्स, या लॉस टू पार्टनर्स। 37 में अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए पार्टनर इज, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म किस तरीके से इसको ट्रीट करती है अपने यहाँ पर एज ए लॉस, ये फर्म के लिए लॉस के तौर पे कंसिडर होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या ये फर्म के लिए एक तरीके का गेन होता है, प्रॉफिट होता है, या ये फर्म के लिए नहीं बल्कि पार्टनर्स के लिए एक तरीके का गेन है, या ये बैंक के लिए एक तरीके का लॉस है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर्स के ऊपर चार्ज करती है तो पार्टनर्स से इसको वसूला जाता है, तो ये इसीलिए फर्म का एक तरीके का प्रॉफिट कहलाएगा, फर्म का एक तरीके का गेन कहलाएगा। तो आंसर होगा हमारा बी। 38 एमसीक्यू में हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि फर्म के द्वारा पार्टनर को अलाउड किया जाता है, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का प्रॉफिट है, या ये पार्टनर के लिए लॉस है, या ये एक तरीके से लॉस टू टैक्स डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये एक तरीके से फर्म के लिए लॉस कहलाएगा, क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट में से इसको कहीं ना कहीं पार्टनर को पे करती है अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन, तो इसलिए ये लॉस कहलाएगा, क्योंकि ये फर्म को मिलता नहीं है, फर्म वर्क इसको चुकाती है पार्टनर्स के लिए, तो इसलिए ये प्रॉफिट तो कभी नहीं हो सकता फर्म के लिए। और क्योंकि ये पार्टनर को मिलता है इसलिए पार्टनर के लिए ये लॉस भी नहीं होगा, और क्योंकि टैक्स से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट ये हम बोल सकते हैं कि लॉस टू द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस टू द फर्म होगा। 39 की अगर हम बात करें, इफ इक्वल अमाउंट आर विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने इक्वल अमाउंट निकाला जाता है महीने की शुरुआत में और पूरे साल निकाला जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो किस फॉर्मूले पे होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जितना एक महीने में निकलता है तो इट मींस इक्वल अमाउंट है तो इंटू 12 करके पहले उसको टोटल ड्राइंग बनाया जाएगा। फिर जो भी रेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो रेट अपॉन 100 आएगा। उसके बाद बात आती है एवरेज पीरियड की, तो ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने पहले कुछ एमसीक्यूज में भी आपको बताया है कि पहले विड्रॉल के बाद, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग हर महीने की शुरुआत में विड्रॉल हो रहा है, तो पहले महीने की विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचता है आउट ऑफ 12 मंथ, पूरे 12 मंथ, क्योंकि 12 महीने में जो पहला मंथ है उसमें जब शुरू में ही निकाल लिया जाता है तो पूरे 12 मंथ आगे बैलेंस बचते हैं। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस
टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल। तो लास्ट विड्रॉल क्या होगा, 12 मंथ, जो आखिरी मंथ आएगा उसकी बिगिनिंग में विड्रॉइंग होगा, तो इसका मतलब पूरा एक महीना आगे हमारे पास बैलेंस बचेगा, रिमेनिंग टाइम बचेगा, तो पूरा 1 मंथ। तो दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, टाइम बैलेंस आफ्टर फर्स्ट विड्रॉइंग और टाइम बैलेंस आफ्टर लास्ट विड्रॉइंग, और उसको कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 6.5। और 6.5 को जैसे ही हम अपॉन 12 करेंगे तो ये बन जाएगा एवरेज पीरियड। तो इसका मतलब 6.5 अपॉन 12, ऑप्शन बी इसका आंसर कहलाएगा। 40 नंबर एमसीक्यू में क्या है कि मोहन एक पार्टनर है जो कि 20,000 विड्रॉ करता है 1 अप्रैल 2020 को और 40,000 विड्रॉ करता है 1 अक्टूबर 2020 को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इसके ऊपर फर्म के द्वारा लगाया जाएगा, इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, वो 6% पर एनम है। 31 मार्च को बताइए कि ये कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 20,000 इसने 1 अप्रैल को निकाला, इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट फर्म इसके ऊपर चार्ज करेगी। तो ये होता है 1200, 20,000 का 6%। उसी तरीके से 6 जो इसने ये 40,000 निकाला है 1 अक्टूबर 2020 को, तो ये इसने 6 मंथ बिफोर निकाला है क्लोजिंग से, तो इसका मतलब इस पे 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा। तो 40,000 पे 6% पर एनम 6/100, और जो पीरियड है 6 मंथ के लिए, तो वो 6/12 करके जब इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो 1200 ही होगा। तो टोटल कुल मिला के ये 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 2400, ये इसका आंसर होगा ए। वहीं अगर हम 41 की बात करें तो 41 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर अतुल, विपुल एंड प्रफुल्ल 3 पार्टनर हैं और इनका पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। अब प्रफुल्ल डिमांड करता है कि भाई इसने फर्म को जो 20,000 का लोन दिया है इस वाले पार्टनर ने, कि मेरे को जो मार्केट रेट में 12% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस हिसाब से मेरे दिए हुए लोन पर, मेरे दिए हुए एडवांस पे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या वाकई में इसको 12% मिलेगा? नहीं। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी प्रोविजन गिवन नहीं है, कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, तो उस कंडीशंस में मैक्सिमम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस उस पार्टनर को दिया जा सकता है जिसने फर्म की हेल्प की है। तो 20,000 पर 6% ही इंटरेस्ट ऑन एडवांस इसको मिल सकता है, जो कि 1200 होता है। तो इसका आंसर होगा सी। इसी तरीके से अगर आप 42 की बात करते हैं तो 42 में लिखा हुआ है कि इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ ही नहीं है कि कब विड्रॉल हुआ है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग है वो कैलकुलेट होगा 6 मंथ के बिहाफ पर, मतलब एवरेज टाइम उसमें लगाया जाएगा 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इधर चाहे वो डे 1 विड्रॉल करे या आखिरी दिन विड्रॉल करे, अगर डेट गिवन नहीं है तो फ्लैट 6 मंथ का हिसाब से उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके चार्ज कर लिया जाता है। 43 एमसीक्यू में दिया गया है कि राम और श्याम 2 पार्टनर हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राम और श्याम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है। उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पे जो फर्म प्रॉफिट दिखाती है साल के आखिर में 31 मार्च 2021 को, वो 1,50,000 है। अब यहाँ जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसने बोला है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम श्याम एट द रेट 10% पर एनम। मतलब श्याम ने 50,000 रुपये का फर्म को लोन दिया हुआ है, तो इस पे ना इसको 10% इंटरेस्ट फर्म के द्वारा दिया जाना था। तो 10% इंटरेस्ट मतलब इसका होता है 5,000 रुपीज़। तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अगर इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो 1,45,000 होगा। इसके बाद क्या है कि दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाती है। सैलरी जो दी जाती है, राम को 15,000 पर एनम, श्याम को 10,000 पर एनम। अब यहाँ पे बोला गया है कि राम को जो टोटल पैसा मिलेगा, what is Ram's total appropriation of profit for the year ended 31st March 2021। तो हमें राम का अमाउंट निकालना है। तो पहली बात कि 1,50,000 में से जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है ये मिल रहा है श्याम को। तो इसका मतलब श्याम, हम तो राम का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो श्याम के पैसे से तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर हम 1,50,000 में से ये वाला इंटरेस्ट माइनस करते हैं, 1,45,000 बचता है बाकी का बैलेंस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से हम अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन वाले ये जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी ये है 25,000, इनको भी अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा एट द एंड वो बचेगा 1,20,000। अब चूंकि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो इस 1,20,000 का 60,000 राम को मिलेगा और 60,000 मिलेगा श्याम को। दोनों को 60-60 हो गया भाई, ये भी खत्म हो गया।
अब जो सैलरी है वो राम के हिस्से में कितनी है 15,000, तो इसकी 15,000 रुपये यहाँ सैलरी भी प्लस कर दो, तो इसको टोटल मिलता है 75,000। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों का प्रॉफिट इक्वल था और जो प्रॉफिट ओवरऑल हुआ था फर्म को वो 1,50,000 था, जिसमें से श्याम के दिए गए लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको पहले एडजस्ट नहीं किया गया। जैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं तो प्रॉफिट बचता है 1,45,000। इस प्रॉफिट में से हम इन दोनों की सैलरी माइनस करते हैं 25,000, तो बचा 1,20,000 जो लास्ट प्रॉफिट है, ये इन दोनों के बीच में बटेगा 60,000। अब चूंकि राम का ओवरऑल आपको रिम्यूनरेशन निकालना है तो 60,000 तो सैलरी है और सॉरी 60,000 तो ये प्रॉफिट है, और बाकी का जो 15,000 जो इसके अंदर 25,000 में जो सैलरी है वो भी तो इसका रिम्यूनरेशन है, तो वो इसके 25 के अंदर 15,000 है, उसको जैसे आपने अलग से प्लस किया तो इसका टोटल अमाउंट आ गया 75,000। तो यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे तो 75 जहां भी है वो इसका आंसर होगा सी। तो 43 का आंसर होगा सी वाला नंबर। 44 नंबर एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दोनों की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली और 1 लाख रुपीज़। इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 10% पर एनम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इसका मतलब 20,000 ए को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को मिलना चाहिए 10,000, 1 लाख का 10% 10,000। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। अब आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन होता है। अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो इन दोनों का अगर टोटल करते हैं तो ये तो होता है 30,000, तो 30,000 तो आप 24 के अगेंस्ट दे नहीं सकते, तो इसका मतलब अब आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों पार्टनर को अलाउ कर सकते हैं, वो 24,000 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आप इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटते हैं इस प्रॉफिट को, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन रेशियो में सेटल होगा। तो अगेंस्ट द एप्रोप्रिएशन जो रेशियो है वो है 20,000 और 10,000, तो ये रेशियो होता है 2:1। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि आप 30,000 नहीं दे सकते, 24,000 मैक्सिमम दे सकते हैं, तो इस 24,000 को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दो। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो इन दोनों का शेयर एक्चुअल में आया था उस रेशियो में, तो 2:1। तो 2:1 में जब आप 24,000 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 16,000 और 8,000। ये देखिए दोनों 2:1 है और दोनों का टोटल करेंगे तो 24,000 होता है। तो इसका मतलब ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 16,000 और बी को मिलेगा 8,000, तो इसका आंसर होगा डी। इसी तरीके से हम 45 को भी देख लेते हैं। 45 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय द सम ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर को अन्य पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है, तो डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बोर्न बाय, तो ये गारंटी किसके द्वारा फुलफिल की जाएगी? ऑल द पार्टनर्स ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर हु गिव द गारंटी, या नन ऑफ द पार्टनर। तो आंसर ऑब्वियसली सी होगा इसका। MCQ 45 काफ़ी इजी है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी पार्टनर को किसी अदर्स पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जाती है कि भाई आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा, इससे कम होगा तो मैं उसको फुलफिल करूंगा, तो उस केस में जो गारंटी देता है पार्टनर किसी अदर पार्टनर को, तो उसके केस में जो डेफिशिएंसी आएगी तो गारंटी देने वाला पार्टनर ही उसको अपने प्रॉफिट में से कंपनसेट करेगा, ये समझ लेना आप। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम ऑफ द पार्टनर्स, एक पार्टनर के द्वारा अदर पार्टनर्स को गारंटी दी गई, तो डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बोर्न बाय, तो ऐसी गारंटी की जो डेफिशिएंसी है वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी? ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर फर्म में 10 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर ने केवल गारंटी दी है बाकी 1-2 पार्टनर्स के मिनिमम प्रॉफिट के लिए, तो वही पार्टनर उसके लिए अकाउंटेबल है। तो यहाँ तो ऑल द पार्टनर्स की बात कर रहा है, तो सभी अदर्स पार्टनर इसके अंदर नहीं आएंगे। पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी। पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि सभी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। पार्टनर हु गिव द गारंटी, जिसने गारंटी दी है वो इसको कंपनसेट करेगा, तो आंसर होगा सी। इसी तरीके से अगर हम 46 की बात करें, 46 में लिखा हुआ है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 5-4-1। सी इज गिवन गारंटी डेट हिज शेयर इन द ईयर विल नॉट बी लेस देन 5,000। फर्म में सी को गारंटी दी गई है कि भाई आपका प्रॉफिट मिनिमम 5,000 रुपए होगा इस साल, अगर इससे कम होगा तो वो एक डेफिशिएंसी कहलाएगी और उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा यहाँ पर सी को जो डेफिशिएंसी होती है तो उसको पूरा करता है बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साल भर में इस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, इस फर्म को प्रॉफिट हुआ है 40,000। अगर यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट होता है
तो 40,000 के प्रॉफिट का मतलब है कि 1/10 इसका शेयर कितना है, सी का 1 टोटल पॉइंट्स में से 10 पॉइंट में से 1 पॉइंट है, तो इसका मतलब 40,000 का 10 पॉइंट में से 1 पॉइंट है, तो आउट ऑफ 10 1 पॉइंट है, तो 4,000 इसका प्रॉफिट बनता है सी का। लेकिन इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए गारंटी के हिसाब से, 5,000, तो 1,000 रुपए इसको कम पड़ रहा है इस गारंटी को पूरा करने के लिए, तो वो 1,000 की गारंटी कौन पूरा करेगा, क्वेश्चंस के हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से बी पूरा करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शंस है कि डेफिशिएंसी जो सी को 1,500 रुपये कम है, पहली बात तो 1,000 रुपये कम है, तो 1,500 तो वैसे ही गलत हो गया। डेफिशिएंसी ऑफ सी 4,000, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 1,000 रुपये है। डेफिशिएंसी ऑफ सी 1,000, यस, जो 1,000 कम है वो मेट बाय बी, वो बी के द्वारा फुलफिल की जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। आई कैन होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। अब साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आगे पार्ट 3 आएगा उसमें जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर है उससे रिलेटेड मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको कराने वाला हूँ पार्ट 3 में, तो उसको जरूर देखिएगा।